नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं अपने चैनल पर सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आती हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1884 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1901 ईस्वी, 1885 ईस्वी। जवाब दीजिए। आशा करती हूँ आपने सही जवाब दे दिया होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। हमारे देश के अतिरिक्त वह कौन सा देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं? आपके ऑप्शन हैं चीन, रूस, जापान और पाकिस्तान। मित्रों, आपने सही जवाब दे दिया होगा। हमारे देश के अतिरिक्त रूस एक ऐसा देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चंपू काव्य का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अच्छा बुरा काव्य, दूसरा बहुत सस्ता काव्य, नीरस काव्य और गद्य पद मिश्रित काव्य। चंपू काव्य का अर्थ होता है गद्य पद मिश्रित काव्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन हुए? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव सहाय। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। रश्मि रथी किनकी रचना है? सियाराम गुप्त की, नीरज की, सुमित्रा नंदन पंत की और रामधारी सिंह दिनकर की। तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। प्रश्न संख्या 7, रूस में कितनी भाषाएं बोली जाती है? आपके ऑप्शन हैं 62, 64, 66, 60। मैं बता दूं कि रूस में 66 भाषाएं बोली जाती है। चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। देश के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का जवाब सभी को पता होगा। देश के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी की शादी कितने वर्ष में हुई थी? मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, अर्थात ऑप्शन 4, 13 वर्ष की आयु में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शादी हो गई थी। प्रश्न संख्या 10, भाषा परिधान मात्र नहीं बल्कि क्या है? राष्ट्र का गौरव है, राष्ट्र का व्यक्तित्व है, राष्ट्र का सौंदर्य है, राष्ट्र का आभूषण है। मित्रों, आपको पता होगा कि भाषा राष्ट्र का व्यक्तित्व होता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अब प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में क्यों स्वीकार किया गया? ऑप्शन है जन विद्रोह और जन संघर्ष की भाषा होने के कारण, अपनी व्यापकता होने के कारण, संस्कृति के गोमुख से निकलने के कारण या उपरोक्त सभी के कारण। मित्रों, मैं बता दूं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि इनमें सभी कारण जो थे सो प्रमुख हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी कारणों से। प्रश्न संख्या 12, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। ऑप्शन है किए, इए, इय, य।
तो पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय होगा य। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है डिग्रीधारी बेरोजगारी की भीड़ उत्पन्न कर रहे हैं, विद्यार्थियों में किसी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, तीसरा ऑप्शन है इससे विद्यार्थी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 14 की तरफ, राजेंद्र प्रसाद ने रिटायर होने के बाद अपना जीवन कहाँ बिताया? ऑप्शन है सदाकत आश्रम, साबरमती आश्रम, सामाजिक आश्रम और कस्तूरबा गांधी आश्रम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रिटायर होने के बाद सदाकत आश्रम में अपना जीवन बिताया और वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। विस्तृत का विपरीतार्थ क्या है? ऑप्शन है संकुचित, दूसरा आकाश, तीसरा मैदान और चौथा विशाल। तो विस्तृत का विपरीतार्थक शब्द है संकुचित। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? रश्मि रथी, यशोधरा, भारत भारती और श्रद्धा। आप लोग सही जवाब दीजिए। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इनमें से रश्मि रथी जो है वह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाद बाकी यशोधरा, भारत भारती और श्रद्धा, ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। यशोधरा कैसा काव्य है? ऑप्शन है महाकाव्य, चंपू काव्य, उपन्यास और नाटक। तो यशोधरा जो है वह आपका चंपू काव्य है, और चंपू काव्य वैसा काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बहुत आसान प्रश्न है मित्रों, आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे। इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ ठाकुर, और इन्हें गुरुदेव टैगोर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। भारत का सबसे पुरातन विद्यापीठ कौन है? पुरातन का अर्थ होता है सबसे पुराना। तो ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और इनमें से कोई नहीं। तो भारत के पुरातन विश्वविद्यालय का जो नाम है वह है नालंदा विश्वविद्यालय। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तप्त कुंड था, वर्षावास था, सुवर्ण था, आम्रवन था। तो बुद्ध के समय नालंदा में आम्रवन था। चलिए हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आपका सही जवाब होगा आम्रवन। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ते हैं। लगभग कितने वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र रहा? ऑप्शन है 600 वर्षों तक, 500 वर्षों तक, 5000 वर्षों तक और 1200 वर्षों तक। आप लोग सही जवाब दीजिए। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र रहा। आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली किस कविता संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन है निहार, यामा, रश्मि और दीपशिखा। मैं नीर भरी दुख की बदली यह दीपशिखा संग्रह से लिया गया है। एक कविता है, उसी संग्रह से लिया गया है। आपका सही आंसर होगा दीपशिखा, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या पालन। मित्रों आप सही जवाब दीजिए। उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन है हरिशंकर सहाय, कैलाश सहाय, महादेव सहाय और शिव पूजन सहाय।
मित्रों इसका सही जवाब दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 महादेव सहाय। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? प्रश्न संख्या 25 है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? सरकारी दान से, राजाओं के दान से, विदेशों के दान से और जनता के दान से। मित्रों सही जवाब दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइए। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के दान, वहाँ की जो वर्तमान जनता थी उसी के दान से हुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 26 बेरोजगार शब्द में उपसर्ग बताइए। एक शब्द है बेरोजगार, उसमें उपसर्ग बताइए। ऑप्शन है बे, बेर, र और वो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। बेरोजगार शब्द में उपसर्ग होगा बे। प्रश्न संख्या 27 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में एक कहानी है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है व्यवहार, सारीपुत्र, ग्रीवब्रज और राजगृह। तो मगध की प्राचीन राजधानी उत्तर दीजिए कहाँ है? व्यवहार। मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार थी। चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। आपका सही जवाब होगा किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है। ऑप्शन है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, जब तक राष्ट्र पराधीन रहता है, जब तक राष्ट्र में चेतना नहीं आती, जब तक संस्कृति स्वयं नहीं बोलने लगती। मित्रों आप सही जवाब दे दिए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय ध्यान देती थी। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी के व्यवहारिक विकास पर, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के स्वास्थ्य पर और चौथा ऑप्शन है विद्यार्थी के पुस्तकीय ज्ञान पर। मित्रों इसका सही जवाब होगा विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।